Hi everybody, I welcome you all to today's discussion. So आज की आर्टिकल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर है, IPO के ऊपर, एंड इसमें 5 टर्म्स दिए हैं. तो आज के वीडियो में मैं ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा. और उसके पहले कोई भी कंपनी जब IPO लेके आती है, IPO लाने से पहले उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं फंड रेजिंग के, हम एक बार ब्रीफली उसको भी देखेंगे. सो सपोज़ कोई कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या आप हो, आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है. सो फैमिली इज़ ऑलवेज द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड रेजिंग. आप अपने फैमिली के मेंबर से मांगते हो. इन केस फैमिली आपकी फिनेंशियली कैपेबल नहीं है, फिर आप फ्रेंड्स के पास जाते हो. तो ऐसे शुरू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ से जो आप फंड रेज कर सकते हो दैट इज़ लिमिटेड. आप बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ से लेके नहीं आ सकते. थर्ड ऑप्शन हो सकता है बैंक. बट बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले रेवेन्यू स्ट्रीम दिखानी पड़ती है कंपनीज़ की, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता है. इनकेस आपकी अगर कंपनी न्यू है, सपोज़ आपने साल भर के भीतर ही बनाई है एंड आपको अभी फ़ंड चाहिए, तो आप लोन के लिए नहीं जा सकते. वहाँ स्कोप बहुत लिमिटेड है, राइट. तो और हम आगे बहुत सारे ऑप्शंस और भी देखेंगे जिनसे कि फ़ंड रेजिंग की जा सकती है. सो सपोज़ फैमिली में जो ऑप्शन था फंड रेजिंग का, वो आपने एग्जॉस्ट कर ली, आपने फ्रेंड से भी ले लिए, फिर आप बैंक के पास गए तो मोस्ट लाइकली ये मना कर देंगे आपको, अगर आपकी कंपनी बहुत न्यू है तो. देन वहाँ पे एक टर्म है सीड कैपिटल. सीड कैपिटल वो अमाउंट होता है जब आपको पहले नहीं पता कि मेरा बिजनेस आइडिया कितना फिजिबल है, राइट. तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारे पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने जब कोई चीज़ स्टार्ट की है तो उसका पोटेंशियल कितना है, उसमें कितना एफर्ट लगना है, ये आपको शुरू में बहुत अच्छे से आइडिया नहीं होता है इसका, अनलेस कि आप उस काम को अच्छे से डेडिकेटेड वे में स्टार्ट करो करना. तब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं उसे हम बोलते हैं सीड कैपिटल. आइडिया की फिजिबिलिटी आपको चेक करनी है इसमें, ठीक है. अब ये सीड कैपिटल जो अभी मैंने जितने भी ऑप्शंस बताए आपको, फैमिली, फ्रेंड्स, तो ये सीड कैपिटल मोस्टली यहाँ से आता है. लेकिन अगर यहाँ से आपकी नीड पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स हो सकता है, दैट इज़ एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे या तो इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे आपके पर्सनल टाइज हो, जिनको आप जानते हो या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानते हो. तो अभी क्या है प्रॉब्लम कि अभी आपकी रेवेन्यू आनी स्टार्ट हुई नहीं है, राइट, या रेवेन्यू आनी स्टार्ट हो भी गई है तो अभी बहुत इनिशियल अपने स्टेज पे हो आप. तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो कि आपको पर्सनली जानता हो, और उसको अगर आपने अपने आइडिया से इन्फ्लुएंस कर दिया, अगर आपको उसका आइडिया पसंद आया, तो भले ही रेवेन्यू अभी जनरेट होनी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. सो अभी भी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं बिजनेस की. तो एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं. सो सपोज़ एंजल इन्वेस्टर्स के पैसे के बाद आपका बिजनेस अच्छे से चलना स्टार्ट हो गया, एक बहुत ही स्टेबल रेवेन्यू आनी स्टार्ट हो गई है. अब फिर आपको फर्दर जब आपको एक्सपैंड करना हो या और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आपको, तो उस समय आपको फिर से पैसे चाहिए होंगे. एंड आपने क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स को एग्जॉस्ट कर लिया है इस ऑप्शन को, तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा. वहाँ पे आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट. सो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस ये है एक, कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, तो वो वेंचर कैपिटल के थ्रू आपको अमाउंट की ज़्यादा मिलती है. बट यहाँ पे कैच ये है कि वेंचर कैपिटलिस्ट वो पूरे बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं. उनको क्योंकि आप इनको पर्सनली नहीं जानते और ना ही ये बहुत ही इमोशनल लेवल पे आपके बिजनेस आइडिया के साथ कनेक्टेड है, राइट. तो इनको आपको अब दिखाना पड़ेगा कि आपकी रेवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है. एंड अगर आपके आइडिया ने और आपके रेवेन्यू के फिगर ने अगर उनको इम्प्रेस कर दिया, तो फिर आप उनसे फंडिंग ले पाओगे. देन जब आपने ये भी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैपिटल मार्केट. बट प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल मार्केट आने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आप 2-3 बार, जैसे सीरीज़ ए फंडिंग है, सीरीज़ बी फंडिंग है, तो ये हम बेसिकली इस वे में बोलते हैं कि आपने वेंचर कैपिटल के थ्रू बहुत बार फंड रेजिंग करी है. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कॉस्टली मेथड है, क्योंकि जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट से ऐसे फंड रेज करने जाते हो उनके पास, तो वो आपसे इक्विटी स्टेक मांगते हैं. और वो इक्विटी स्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे 5% हो गया, 10% हो गया. बेसिकली आप फंड के लिए एक बहुत बड़ा अपना जो आपका ओनरशिप का एक्सटेंट है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट. तो बार बार वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना ये बहुत कॉस्टली हो सकता है. तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, जब उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत स्टेबल है और एटलीस्ट उनका 3 ईयर्स हो चुका हो, तो फिर वो कैपिटल मार्केट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें जो हमारी आज की आर्टिकल है
दैट इज़ बेस्ड ऑन IPO, राइट। तो IPO कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, जिसको हम देखेंगे बाद में भी। फिर आपके बिजनेस को बहुत दिन हो गए, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम अब बहुत स्टेबल है, ठीक है, और कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस आपके ब्रांड में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपके पास एक मनी मार्केट का भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो आपकी कंपनी ये इशू करके फंड रेज कर सकती है, जो थोड़ा सा मतलब लेस कॉस्टली होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो उतने टाइम के लिए आपका बिजनेस सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि वो आपके बॉन्ड को क्यों परचेज करे। हो सकता है कंपनी उसके पहले डिसॉल्व हो जाए, राइट। तो ये वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं फंड रेजिंग के। और अब हम आते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। आज की आर्टिकल IPO के ऊपर है कि अभी बहुत सारे IPOs आने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल मार्केट एक ऑप्शन है जब आपने वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके पहले एंजल इन्वेस्टर्स, उसके पहले फ्रेंड्स, फैमिली, बैंक्स, ये सारे ऑप्शंस अगर आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तब आप कैपिटल मार्केट की तरफ आते हो। उसमें एक चीज़ है IPO। तो एक बार मैं रिकैप करने के लिए यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स लिख देता हूँ, देन VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट। सो अब इनके भी स्टेक हैं आपके कंपनी में, राइट। और इसके बाद आपने डिसाइड किया है कि आपको कैपिटल मार्केट में IPO के थ्रू फंड रेज करनी है, ठीक। तो अभी भी इनको अपने शेयर्स देने के बाद, सपोज़ कि इन दोनों को मिला के आपने 15% शेयर्स ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। आपके पास बचे कितने? कंपनी के ओनर्स के पास वो आपका बचा है अभी 85%, राइट। तो अब आप क्या करते हो कि आप इनके पास ना जाके आप सीधे पब्लिक के पास जाते हो, जिसको कि हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो आप 85% में से सपोज़ आपने 20 या 25% स्टेक आपको बेचना है पब्लिक को, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर लेके आती है, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। अब इसमें ये जो 85% जो ओनर्स के पास बच गया, इसमें से वो कुछ शेयर सेल करते हैं पब्लिक को। अब इन्हीं के साथ, IPO के साथ ही, अगर एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट को लगे कि अब हमने ऑलरेडी बहुत फ़ायदा इससे कमा लिया है, हमने जो 15% लिया था उसके अगेंस्ट हमें बहुत अच्छा अमाउंट मिल चुका है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने भी कुछ शेयर्स इसी के साथ सेल कर देते हैं जब कंपनी IPO लेके आती है। दैट इज़ कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, OFS, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि IPO के थ्रू जो फंड रेजिंग होती है वो कंपनी के अकाउंट में जाती है, वो कंपनी के पास जाती है। बट जो ऑफर फॉर सेल है वो कंपनी का पैसा नहीं है, वो उनके इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टर्स थे, उनके VCs हो गए या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो ये इनके शेयर है, राइट। तो OFS अगर आती है IPO के साथ साथ, तो ये पैसे उन इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं जो VCs हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हैं। और कोई कंपनी IPO लेके आई एंड कुछ सालों के बाद उनको लगा कि मुझे फिर से पब्लिक ऑफर लेके आना है, क्योंकि रिमेंबर, अगर आपने 85% में से 25, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 25, अगर 25% शेयर्स उन्होंने IPO में सेल किए थे, तो अभी भी उनके पास कितने बचे हैं? 60। अब इस 60% में से फर्दर उनको सेल करना है मार्केट में, तो वो करेंगे थ्रू FPO, दैट इज़ कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब ये सारे शेयर्स जब मार्केट में आ गए, जिन इन्वेस्टर्स ने IPO के थ्रू या फिर FPO के थ्रू जो शेयर्स खरीदे हैं, अब जब वो आपस में उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, बाई करना स्टार्ट करेंगे, बेसिकली ट्रेडिंग, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। और जो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जैसे कि NSE है, BSE है, ये सब बेसिकली सेकेंडरी मार्केट्स हैं। यहाँ पे जिन इन्वेस्टर्स ने पहले परचेज किया है IPO के थ्रू या फिर FPO के थ्रू, अब ये आपस में उसे बाई एंड सेल कर रहे हैं, ओके। अब आज के आर्टिकल में, जैसे मैं आपको शो करके दिखाऊं, ऐसे आज के आर्टिकल में बुक बिल्डिंग, फिक्स्ड प्राइस इशू, ASBA, ऑफर फॉर सेल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अभी, उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स, ग्रीन शू ऑप्शन, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम अभी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है प्राइसिंग मेथड। सो सपोज कोई कंपनी IPO लेके आ रही है, अब जो सबसे पहला स्टेप है वो थोड़ा लीगल बैकग्राउंड से है कि क्या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन जब ये सारे कंडीशंस मीट हो जाते हैं, तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि वो उसकी प्राइसिंग कैसे करे, जो पर शेयर है उसकी प्राइस क्या हो। अब इसमें कंपनी दो तरीके से जा सकती है। एक तो वो अपने प्राइस को पहले से ही फिक्स कर दे, ठीक है, जिसको कि हम बोलेंगे फिक्स्ड प्राइस मेथड। जो दूसरा ऑप्शन है वो है बुक बिल्डिंग का। बुक बिल्डिंग में क्या करते हैं हम कि हमें बहुत एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि इसकी हम प्राइसिंग मतलब किस अमाउंट को हम रखें प्राइस, ठीक है। तो वो एक रेंज देते हैं, जिस रेंज में
ये शेयर्स पहले ऑफर हो रहे हैं एंड लोगों को लाइक ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो अब लोगों को लगता है कि जो रेंज है, सपोज़ मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि बुक बिल्डिंग में कंपनी ने रेंज दिया 80 to 100, ठीक है, मिनिमम प्राइस हो सकती है 80 और मैक्सिमम हो सकता है 100। अब जितने भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से इसमें बिडिंग करेंगे। किसी को जैसे 80 पे चाहिए होगा, किसी को लगता है कि उस शेयर की फेयर प्राइस वो 85 है, तो कोई 85 पे बिड करेगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट अमाउंट्स हो सकते हैं। लास्ट में ये देखा जाता है कि जैसे कि एवरेज क्या है इसका, ठीक है, वही प्राइस बाद में फाइनल हो जाती है। तो बुक बिल्डिंग का मेथड ये है कि कंपनी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमें शेयर की प्राइस क्या रखनी है, तो हम क्या करते हैं, रेंज लेके जाते हैं और इसके बीच में जितने भी अमाउंट्स पे बिड हुए हैं फिर बाद में उसका एवरेज देखा जाता है और वो अमाउंट डिसाइड होती है कि पर शेयर प्राइस क्या होनी है। देन सेकेंड टर्म था इसमें एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब सपोज़ आपने अप्लाई कर दिया आईपीओ के लिए, आपने जितने भी शेयर्स के लिए, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसके लिए आप वहाँ पे परचेज ऑर्डर दे सकते हो। अब ये जो अमाउंट है ये आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगी। सो सपोज़ कि आपने ऑर्डर दिया है 15,000 के लिए, तो ये 15,000 अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगी जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी और पर्पज़ के लिए। एंड जो भी डेट है, जिस डेट को आपको अलॉट होनी है उस दिन की ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपका पैसा वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। देन एंकर इन्वेस्टर्स। अब ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होता है कि जब आईपीओ जिस दिन लाइव होनी है उसके एक दिन पहले तक, ठीक है, एक दिन पहले तक ये शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी से और उसका एक्सटेंट होता है ये मिनिमम 10 करोड़ अमाउंट होना चाहिए। और एंकर इन्वेस्टर्स होते कौन कौन हैं? बेसिकली जितने भी म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज़ हैं, एएमसीज, ये लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जब ये बल्क अमाउंट में, क्योंकि 10 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, तो इतने अमाउंट का अगर किसी ने शेयर परचेज किया है किसी कंपनी में, वो भी आईपीओ लाइव होने के एक दिन पहले, तो ये ना जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल वाले, मेरे जैसे आपके लोग, तो हमारा कॉन्फिडेंस इससे बहुत बूस्ट होता है। फिर हम अगर पहले डाउट में है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, अगर हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि किसी एंकर इन्वेस्टर ने बहुत हेवी अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है आईपीओ आने के एक दिन पहले ही, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है। देन ऑफर फॉर सेल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको यहाँ पे याद रखना आपकी ऑफर फॉर सेल से जो अमाउंट जनरेट हो रहा है वो कंपनी के पास नहीं जाता, वो हमेशा वेंचर कैपिटलिस्ट या जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पास जाता है। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट इसमें टर्म है ग्रीन शू ऑप्शन। अब सपोज़ कि जितने भी शेयर्स इशू होने थे, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ गई है कि हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स ही इशू हो सकती है, राइट। वहाँ पे ऑप्शन क्या होता है कि सपोज़ जो हमने बात की है उनसे उनके बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, या फिर जितने भी जो पहले के इन्वेस्टर्स रहे हैं, वो अगर चाहें, या फिर जो अंडर राइटर्स होते हैं वो अगर चाहें, तो कुछ एडिशनल शेयर जिसका कि एक्सटेंट 15% है। सो सपोज़ कि 100 शेयर्स इशू होने थे लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 150 के लिए, ठीक। तो 150 के लिए अगर एप्लीकेशन आ गई है तो कंपनी अपने पिछले इन्वेस्टर से बात करके कुछ शेयर्स और मार्केट में ऐसे लेके आ सकती है, तो उसका एक्सटेंट है 15%। यानी अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रखी है तो 100 शेयर्स की जगह पे 115 शेयर्स इशू हो सकते हैं। जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो से ये जाएगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। अब आप अगर वापस से आर्टिकल को रीड करोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमने ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। अभी हमें इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, तो जब आपके सजेशंस आएंगे हम अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करके फिर इम्प्रूव करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है तो वो तुरंत आप तक आ जाएगा। थैंक यू।